So hey everyone, today in this video we're gonna discuss about the entire clinical trial process flow. Okay, so let's start from the beginning. You can see some of the content. So if you don't want to go through the entire video, you can directly go through these content. Very first we'll go through introduction, then idea generation, protocol development, feasibility assessment, protocol finalization and regulatory submissions, site selection and initiation, subject recruitment and enrollment, trial conduct and monitoring, data management and analysis, reporting and dissemination, regulatory submissions and approval, post-marketing surveillance, and conclusion. Now let's start from the beginning. So this presentation provides an overview of the clinical trial process, outlining the major steps and key players involved from idea generation to post-marketing surveillance. The very first step is the idea generation. Sponsors identifies a potential treatment or intervention based on the scientific research and unmet medical needs or प्रीवियस स्टडीज़. सो अगर मैं इसे लेमन लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूँ तो क्या है, सबसे पहला जो क्लिनिकल ट्रायल कभी भी आप देखते हो ना, ट्रायल हो रहा है किसी भी डिजीज़ के ऊपर स्टडी हो रही है, तो डिसाइड कैसे होता है कि इस डिजीज़ के ऊपर ट्रायल होना चाहिए, स्टडी होनी चाहिए. तो सबसे पहला जो स्टेप होता है आइडिया जनरेशन होता है. अब आइडिया जनरेशन में क्या होता है, स्पॉन्सर कौन होता है, स्पॉन्सर पीपल लाइक बिल गेट्स और एलन मस्क और वॉरेन बफेट, जिनके पास अच्छा पैसा हो, या तो बिग फार्मा या तो बिग CROs, या तो जिनके पास अच्छा खासा पैसा होता है वो स्पॉन्सर होते हैं, वो स्टडी को स्पॉन्सर करते हैं, मेजर इन्वेस्टमेंट करते हैं. तो स्पॉन्सर्स यहाँ पे क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कोई भी एक पोटेंशियल ट्रीटमेंट की, मतलब हाँ ये जो डिजीज़ है इसका हम ट्रीटमेंट किया जा सकता है और ये काफ़ी मतलब एक वास्ट केस में फैल रहा है या काफ़ी वाइडर रेंज में फैल रहा है ये, और इससे काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम हो रही है और इसका हमें मेडिकेशन बनाना चाहिए. तो बेस्ड ऑन सम एनालिसिस, कुछ एनालिसिस करते हैं, कुछ डेटा एक्सपर्ट से वो भी सजेशन लेते हैं और फाइनली डिसाइड करते हैं कि इसके ऊपर स्टडी की जाएगी. नाउ द सेकंड स्टेप विल बी प्रोटोकॉल डेवलपमेंट. इन द प्रोटोकॉल डेवलपमेंट द वेरी फर्स्ट स्टेप इज कॉन्सेप्चुलाइजेशन. स्पॉन्सर कॉन्सेप्चुलाइज द इनिशियल आइडिया एंड गैदर्स primarily data. Collaboration. Medical writer engage with sponsor to understand the study objective and preliminary data. Protocol development. Medical writer, biostatistician and clinical scientist collaboratively develop the study protocol including objective, design, methodology, statistical considerations and endpoints. Clinical input. Principal investigator PI provides input on clinical feasibility and practical aspect of study design. तो देखो दोस्तों, एक बार आइडिया जनरेशन हो गया, उसके बाद के ये नेक्स्ट स्टेप है प्रोटोकॉल डेवलपमेंट. आप सभी को पता होगा कि प्रोटोकॉल डॉक्यूमेंट क्या होता है. प्रोटोकॉल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है. प्रोटोकॉल में बिगिनिंग से लेके एंड तक सारी इन्फॉर्मेशन होती है स्टडी के रिलेटेड, ठीक है, जिसमें स्पॉन्सर डिटेल हो गया, स्टडी डिटेल हो गया, स्टैटिस्टिकल मेथड हो गए, ठीक है, स्टडी स्कीमा हो गया कि डे 1 को हम क्या करेंगे, डे 2 को क्या करेंगे, कितने दिन ये चलेगा, कितने महीने चलेगा, सैम्पल साइज़ क्या होगा. ओके, ईच एंड एवरी इन्फॉर्मेशन विल बी देयर इन द प्रोटोकॉल. तो प्रोटोकॉल जो डेवलपमेंट होता है उसके लिए हम बहुत सारे स्टेप्स फॉलो करते हैं, जैसे कि डॉक्टर्स हो गए, बायोस्टेशन हो गए, क्लिनिकल साइंटिस्ट हो गए, प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर हो गए. सो इन सब के कंबाइन एफर्ट से हम प्रोटोकॉल का डेवलपमेंट करते हैं. नाउ विल मूव टू द थर्ड स्टेप, दैट इज फिजिबिलिटी असेसमेंट. सो CRO conducts feasibility studies to evaluate logistical aspect, potential site availability and participant recruitment challenges. Regulatory affairs specialist reviews the protocol for compliance with regulatory requirements. Ethics committee IRB conducts an initial review for ethical consideration and potential approval requirement. अब एक बार जैसे कि आपको पता है प्रोटोकॉल का डेवलपमेंट हो गया और आइडिया जनरेशन हो गया, उन्होंने डिसाइड कर लिया कि इस पर्टिकुलर डिजीज के ऊपर, जैसे कोविड हो गया, अब इसके ऊपर स्टडी की जाएगी. उसके बाद प्रोटोकॉल डेवलपमेंट होता है और प्रोटोकॉल डेवलपमेंट के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है फिजिबिलिटी असेसमेंट. यहाँ पे देख सकते हो जो CRO कंपनीज होती हैं वो सारी चीज़ें फिजिबिलिटी असेसमेंट करती है. जैसे कि जो हॉस्पिटल है, साइट यानी नथिंग बट हॉस्पिटल, तो जो हॉस्पिटल है उनकी अवेलेबिलिटी कौन से हॉस्पिटल में करना चाहिए, और जो हम प्रोटोकॉल रेडी कर रहे हैं क्या वो जो रेगुलेटरी के नॉर्म्स है वो उनके अंदर आते हैं कि नहीं, सबमिशन में कोई डिफिकल्टी आएगी कि नहीं, वो सारी चीज़ें रेगुलेटरी अफेयर्स, एथिक्स कमिटी एंड CRO मैनेज करते हैं. नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज प्रोटोकॉल फाइनलाइजेशन एंड रेगुलेटरी सबमिशंस. Finalization. Medical writer finalize the clinical trial protocol and supporting document, informed consent form, ICF, investigator brochures. The second step is submissions. Regulatory affairs specialist prepares and submits the protocol and necessary documents to regulatory authorities for approval.
The third step is approval. Ethics Committee IRB reviews and approves the final protocol and informed consent documents. Now, what is informed consent form? Informed consent form is a simple form that needs to be signed by patient before enrolling in the study. So informed consent form is a form we are ensuring that patient who are enrolling in the study, they know each and everything about the study. That's why it is known as informed consent form. तो फाइनलाइजेशन प्रोसेस में क्या होता है, मेडिकल राइटर फाइनलाइज करते हैं क्लिनिकल ट्रायल प्रोटोकॉल को और जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होते हैं जैसे ICF एंड इन्वेस्टिगेटर ब्रोशर्स। उसके बाद क्या होता है, सबमिशन के टाइम पे रेगुलेटरी अथॉरिटी जो होते हैं स्पेशलिस्ट, वो प्रोटोकॉल को सबमिट करते हैं और नेसेसरी जो डॉक्यूमेंट होते हैं उसके अलावा रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ को अप्रूवल के लिए। फिर अप्रूवल के टाइम पे क्या होता है, एथिक्स एक कमेटी होती है, वो रिव्यू करती है, अप्रूव करती है जो आपने प्रोटोकॉल या ICF जो भी इन्वेस्टिगेशन के लिए डॉक्यूमेंट आपने वहाँ पे दिया है या रिव्यू के लिए डॉक्यूमेंट दिया है, उनको रिव्यू करेंगे और फाइनली अप्रूव कर देंगे मोस्ट प्रॉब्ली। नाउ लेट्स मूव टू द फिफ्थ स्टेप, दैट इज साइट सिलेक्शन एंड इनिशिएशन। सो साइट सिलेक्शन, साइट मैनेजमेंट टीम CRO select suitable clinical trial site based on feasibility result. Initiation, site management team and clinical research association CRA initiate sites by training site staff, setting up study logistics and ensuring all regulatory and operational requirement are met. Preparation, investigator at site prepare for trial initiation, ensuring all necessary resources and infrastructure are in place. देखो तो साइट सिलेक्शन क्या होता है, साइट का मतलब क्या हुआ, जब पेशेंट के ऊपर ट्रायल होगा तो साइट यानी हॉस्पिटल होता है, तो उन्हें किसी न किसी हॉस्पिटल में एनरोल किया जाएगा जहाँ पे उनका टेस्ट होगा, जहाँ पे उनका डेटा कलेक्ट किया जाएगा। जैसे कोविड के टाइम पे तो हमने मतलब वहाँ पे पेशेंट को परमानेंटली मोस्ट केसेस में रखा था, बिकॉज पेशेंट को यहाँ वहाँ जाना मना था कोविड के सिम्टम पे। बट बहुत सारे ऐसे स्टडीज़ भी होते हैं जहाँ पे पेशेंट विजिट कर सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि उसे परमानेंटली साइट पे हॉस्पिटल में एडमिट रहना पड़ेगा। तो हर 2 दिन में डिपेंड अपॉन द स्टडी पेशेंट वहाँ पे विजिट कर सकता है साइट पे। तो साइट सिलेक्शन टीम क्या होता है, CRO जो कंपनीज होती है वो साइट को फाइनलाइज करती हैं, जो भी सूटेबल होता है उस ट्रायल के बेस पे या अवेलेबिलिटी के बेस पे। फिर इनिशिएशन प्रोसेस में क्या होता है, साइट मैनेजमेंट टीम एंड CRA क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट इनिशिएट साइट्स बाय ट्रेनिंग साइट। तो जो स्टाफ होता है उस हॉस्पिटल का, उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है एज सच अगर कोई रिक्वायरमेंट हो तो, और स्टाफ को रेडी किया जाता है एज़ पर द स्टडी। और इंश्योर करते हैं कि जो भी सामान की ज़रूरत हो सारी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल हों उस ऑपरेशन को सक्सेसफुल करने के लिए, या जो भी रिक्वायरमेंट्स हो उन्हें फुलफिल करने के लिए। प्रिपरेशन फेज में क्या होता है कि इन्वेस्टिगेटर एट साइट प्रिपेयर फॉर ट्रायल इनिशिएशन, मतलब इंश्योर करते हैं कि मतलब तो इन्वेस्टिगेटर यानी जो डॉक्टर होते हैं साइट पे, वही मतलब हॉस्पिटल में तो आप जानते हो मोस्ट प्रॉब्ली डॉक्टर की सबसे ज़्यादा वैल्यू होती है, राइट, बिकॉज उनके पास सबसे ज़्यादा नॉलेज होता है पेशेंट के साथ कैसे डील करना है या क्या भी चीज़ें करनी है। ठीक है, एंश्योरिंग ऑल नेसेसरी रिसोर्सेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर आर इन प्लेस, क्योंकि डॉक्टर भी उस टीम का पार्ट होते हैं, राइट, वो जो स्टडी होते हैं उनका एक मेजर पार्ट होते हैं, उन्हें इन्वेस्टिगेटर भी कहा जाता है। नाउ लेट्स मूव टू द 6th स्टेप, दैट इज सब्जेक्ट रिक्रूटमेंट एंड एनरोलमेंट। Recruitment, investigator and clinical research coordinator CRC identify, recruit and enroll eligible participant. Strategies, patient recruitment specialist develops and implement strategies to facilitate participant recruitment. Eligibility, CRC manages the informed consent process and ensure participant are met eligibility criteria. तो देखो जो 6th स्टेप है सब्जेक्ट रिक्रूटमेंट एंड एनरोलमेंट, आपको पता है जब भी किसी सब्जेक्ट को स्टडी में रिक्रूट किया जा रहा है तो उसके कुछ क्राइटेरिया होते हैं, ऐसा नहीं है कि हम किसी को भी एनरोल कर लेंगे, तो उनके लिए एक स्क्रीनिंग क्राइटेरिया होते हैं, इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन क्राइटेरिया। जैसे इंक्लूजन का क्राइटेरिया मैं एक सैम्पल बता दूं एक एग्जांपल से, कि जैसे कि एज 30 से लेके 40 के बीच में होनी चाहिए। लेट्स सपोज एज्यूम करते हैं एक स्टडी की रिक्वायरमेंट है, तो ये इंक्लूजन क्राइटेरिया हो गया कि हमें 30 से 40 के एज के बीच में ही लोग लेने। एक्सक्लूजन क्राइटेरिया हो गया कि लेस देन 30 एंड ग्रेटर देन 40 एज वालों को नहीं लेना है। ठीक है, एक्सक्लूजन क्राइटेरिया एक और डिस्कस कर लेते हैं, जिसका ब्लड प्रेशर बहुत हाई होता है उसे नहीं लेना है। तीसरा इंक्लूजन क्राइटेरिया एक सैंपल मैं बता देता, जैसे कि जो टोबैको अल्कोहल कंज्यूम करता है उन्हें नहीं लेना है। चौथा एक सैंपल बता देता, जैसे कि जिनको ब्लीडिंग रिस्क होता है उन पेशेंट को नहीं लेना है। तो ऐसे बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं। एक्सक्लूजन क्राइटेरिया, एक्सक्लूजन यानी जिन्हें नहीं लेना है, इंक्लूजन यानी जिन्हें लेना है। तो ऐसे क्राइटेरिया हमारे पास लिस्ट होती है, उन्हीं के बेस पे फिल्टर किया जाता है और वही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं इन शॉर्ट। अब आ जाते हैं 7th स्टेप पे, ट्रायल कंडक्ट एंड मॉनिटरिंग। कंडक्ट, इन्वेस्टिगेटर्स कंडक्ट क्लिनिकल असेसमेंट, इंटरवेंशन एंड डेटा कलेक्शन एज पर प्रोटोकॉल।
Daily management. CRC manage day-to-day trial activities, data entry and participant follow-up. Monitoring. CRA and CRO conducts regular monitoring visit to ensure protocol adherence, data accuracy and participant safety. Statistical support. Biostatistician analysis interim data and provides ongoing statistical support. अब जब ट्रायल स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, तो उस ट्रायल में क्या होता है कि ड्यूरिंग द ट्रायल हम पेशेंट को स्टडी ड्रग देते हैं. स्टडी ड्रग क्या होता है? जो भी ड्रग हम क्रिएट कर रहे हैं, राइट, उस डिजीज़ को ठीक करने के लिए. अब स्टडी ड्रग दे रहे हैं तो हम पेशेंट का डेटा तो कलेक्ट करेंगे, बिकॉज पेशेंट के डेटा से ही हमें पता चलेगा कि हमारा ड्रग उन पे प्रॉपर्ली काम कर रहा है कि नहीं. तो उस दौरान क्या होता है, जब हम पेशेंट को स्टडी ड्रग देते हैं ना, तो उसके बाद हम उनके बहुत सारे डेटा कलेक्ट करते हैं. यूरिन सैंपल्स हो गया, ब्लड सैंपल्स हो गया, बहुत सारे उन पर टेस्ट करते हैं, ECG, ऐसे बहुत सारे टेस्ट हो गए. तो वो टेस्ट करने के बाद उनके जो रिजल्ट आते हैं उससे हमें पता चलता है कि हमारा ड्रग पेशेंट पे कैसे काम कर रहा है, सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं. उनको अगर जो प्रॉब्लम थी जिसके लिए हमने ड्रग बनाया वो प्रॉब्लम ठीक हो रही है या वो प्रॉब्लम वर्स्ट हो रही है और बढ़ते जा रही है. सो उसी दौरान हम क्या करते हैं, उनका डेटा लेके एनालिसिस करते हैं, उनके डेटा को प्रॉपर्ली कलेक्ट करते हैं एज पर प्रोटोकॉल, और डेली बेसिस पे हम फॉलोअप लेते हैं या डेली बेसिस पे वो डेटा हम प्रॉपर्ली कलेक्ट करते हैं, राइट. यही सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई हैं. Now let's move to 8th step, that is data management and analysis. Data management team ensure data quality, integrity and completeness, manage database and perform data cleaning. Analysis. Biostation conduct comprehensive statistical analysis and collect data, interpret result and prepare statistical reports. So अब यहाँ पे data management और analysis पे आ जाते हैं. यहीं पे statistical programmer जो रोल है उनका भी इन्वॉल्वमेंट होता है और डेटा मैनेजमेंट का भी इन्वॉल्वमेंट होता है, बायोस्टैटिस्टिशियन का भी इन्वॉल्वमेंट होता है, राइट. डेटा मैनेजमेंट एक डेटा के गार्ड होते हैं. वो इंश्योर करते हैं कि डेटा साइट से प्रॉपर्ली आया है, डेटा प्रॉपर्ली अवेलेबल है और वो प्रॉपर्ली डेटा आगे की टीम को भेजते हैं, स्टैटिस्टिकल एंड बायोस्टेशन टीम को. ओके, स्टैटिस्टिकल टीम उस पर एनालिसिस करती है, जैसे कि SDM एडम टेबल लिस्टिंग को फाइनलाइज करना. फिर उसी दौरान बायोस्टेशन टीम भी SDM एडम टेबल लिस्टिंग में वो कंट्रीब्यूट करते हैं या उनके मॉकशेल बनाने में कंट्रीब्यूट करते हैं, एनालिसिस करने में कंट्रीब्यूट करते हैं और फाइनल रिव्यू भी करते हैं. सो स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर एंड बायोस्टेशन का काम इक्वली चलता रहता है. ओके, फाइनली वो डेटा सबमिट होता है पहले इंटरनल रिव्यू होने के बाद FDA को. नाउ लेट्स मूव टू स्टेप 9, दैट इज़ रिपोर्टिंग. So reporting, medical writer drafts clinical study report, summarize the methodology, result and conclusion. Review and approval. PI and clinical team review and approve the final study report. Submission, a regulatory affairs specialist submits a final report to regulatory authorities. Publication, medical writer prepares manuscripts for publication in scientific journals and presentation for conferences. जैसे जैसे स्टडी आगे बढ़ते जाती है, ठीक है, हमारे पास डेटा भी रेडी होते जा रहा है, तो हमें वो चीज़ें प्रूव भी करनी होती है, फाइनलाइज भी करनी होती है. आपकी स्टडी सही से चल रही है ये सिर्फ आप ही डिसाइड नहीं करते, ये आपको सबमिट करते हैं. आप उस इन्फॉर्मेशन को ड्राफ्ट करोगे प्रॉपर्ली और फिर रेगुलेटरी अथॉरिटी को सबमिट किया जाएगा, जो भी हो सकती है. लेट्स सपोज मोस्ट ऑफ द स्टडीज सबमिट होती है US FDA को, तो उन्हें भी सबमिट करना होगा, तो एक प्रॉपर ड्राफ्ट रेडी करके हम उन्हें सबमिट करेंगे. सो वही सारी चीज़ें यहाँ पे उन्होंने मेंशन की हुई है. Now let's move to step 10, regulatory submissions and approval. So first step is submission, regulatory. The very first step is submission. Regulatory affairs specialist prepares and submits the new drug application NDA to regulatory authorities. Review process. PI and clinical team addresses any queries or additional requirement from regulatory authorities during the review process. तो देखो step 10 में क्या होता है, submission के टाइम पे regulatory affairs specialist, ठीक है, ये एक रोल होता है. वो क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं और सबमिट करते हैं NDA, न्यू ड्रग एप्लीकेशन. क्योंकि आप एक नया ड्रग क्रिएट कर रहे हैं तो उसके लिए एक एप्लीकेशन क्रिएट करना पड़ेगा और वो सबमिट करना पड़ेगा रेगुलेटरी अथॉरिटी को. जिस भी कंट्री में सबमिट कर रहे होगे, जैसे मैंने बताया मेजरली FDA को जो कि US का है वहाँ सबमिट होता है, तो उन्हें सबमिट किया जाएगा. रिव्यू प्रोसेस में क्या होता है, प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर जो PI होते हैं एंड क्लिनिकल टीम एड्रेसेस एनी क्वारीज और एडिशनल रिक्वायरमेंट फ्रॉम रेगुलेटरी अथॉरिटीज. अगर कोई एडिशनल रिक्वायरमेंट या कोई क्वारीज होती है ड्यूरिंग द सबमिशन और फ्रॉम द रेगुलेटरी अथॉरिटी, तो उसे रिव्यू किया जाता है और उसे फाइनलाइज किया जाता है. नाउ लेट्स मूव टू स्टेप 11, पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलेंस. Surveillance. Post-marketing surveillance team monitors the long-term safety and efficacy of product. Studies and data collection. Medical affairs team manage post-marketing studies and ongoing data collection. Compliance. Regulatory affairs specialist ensure compliance with post-marketing regulatory requirements and report adverse event. So surveillance के दौरान क्या होता है कि post-marketing क्या होता है, let's suppose ड्रग मार्केट में लॉन्च हो गया, उसके बाद लॉन्ग टाइम डेटा कलेक्ट किया जाता है.
मतलब लॉन्ग टाइम तक, यानी 10 साल तक, 20 साल तक, या मे बी लाइफ टाइम तक भी। डेटा क्यों कलेक्ट किया जाता है? अगर ड्रग मार्केट में लॉन्च हो गया, अप्रूव हो गया, यानी वो ड्रग सेफ है और इफेक्टिव भी है। जॉनसन एंड जॉनसन का वो बेबी पाउडर आप सभी को पता होगा, वो एक लेडी यूज़ करती थी और उन्हें ब्रेस्ट कैंसर हो गया था, तो उन्होंने वो कंपनी को सू किया कि ये प्रोडक्ट यूज़ करने से मुझे ये प्रॉब्लम हुई, राइट। तो जॉनसन एंड जॉनसन को अच्छा खासा कंपनसेशन पे करना पड़ा वो लेडी को, ठीक है। उस वजह से क्या हुआ कि कंपनीज़ को ये पता चला कि लॉन्ग टाइम में वो ड्रग है, उसके कोई साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं, और अगर कोई लॉन्ग टाइम में साइड इफ़ेक्ट हुए तो उसका जुर्माना कंपनी पे ही आएगा, कंपनी को ही कंपनसेशन भरना पड़ेगा। दैट्स वाई फिर पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलेंस होने लगा। मतलब पेशेंट का जो फीडबैक है वो कलेक्ट किया जाता है। कैसे कलेक्ट किया जाता है? लेट सपोज कि ड्रग मार्केट में लॉन्च हो चुकी है, केमिस्ट के शॉप से या डॉक्टर उसे सजेस्ट कर रहे हैं, राइट। जो भी पेशेंट या मतलब जिस भी डिजीज़ के लिए वो ड्रग बनी है वो दे रहे पेशेंट को, तो बोलते हैं डॉक्टर, राइट, कि आप ये दवा लो और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे आके बताना। तो जब वो फीडबैक देता है वो पेशेंट, तो वो डॉक्टर कलेक्ट करते हैं और वो कंपनी को या बहुत सारे रूट के थ्रू सेंट्रल डेटा बना के वो कंपनी को फॉरवर्ड होता है, और कंपनी को पता चलता है हमारा प्रोडक्ट लॉन्ग टाइम में कुछ बेटर परफॉर्म कर रहा है, कुछ एडिशनल बेनिफिट दे रहा है, या कुछ एडिशनल डिजीज़ या प्रॉब्लम भी क्रिएट कर रहा है। अब आ जाते हैं कंक्लूजन पे। द क्लिनिकल ट्रायल प्रोसेस इन्वॉल्व्स मल्टीपल स्टेप्स एंड स्टेक होल्डर एंश्योरिंग दैट न्यू मेडिकल ट्रीटमेंट आर टेस्टिंग रिगरसली फॉर सेफ्टी एंड एफिकेसी बिफोर रीचिंग द मार्केट। पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलेंस कंटिन्यूज टू मॉनिटर द प्रोडक्ट परफॉर्मेंस एंड सेफ्टी। देखो, क्लिनिकल ट्रायल जो प्रोसेस होते हैं उस दौरान काफ़ी सारी टीम इन्वॉल्व होती हैं। सब टीम का फोकस दो ही चीज़ पे होता है मेजरली। जो हम ड्रग रेडी कर रहे हैं, सबसे पहले तो सेफ़ होनी चाहिए, ठीक है, पेशेंट को कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज़, वो इफ़ेक्टिव होनी चाहिए। जिस भी डिजीज़ को हील करने के लिए या ठीक करने के लिए या रोकने के लिए वो ड्रग बनाई गई है, वो काम वो करना चाहिए, राइट। सबसे पहली चीज़ सेफ़ होनी चाहिए, दूसरा इफ़ेक्टिव होना चाहिए, ओके, इफ़िकेसी। और उसके बाद पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलेंस भी होती रहती है। उसका रीज़न यही है, जैसा मैंने बताया, लॉन्ग टर्म में अगर पेशेंट को या जिसको भी वो ड्रग दिया गया उसे कोई साइड इफ़ेक्ट हो रहा है, तो कंपनी को पता चलना चाहिए कि हमारा ड्रग कुछ सालों बाद कोई साइड इफ़ेक्ट क्रिएट कर रहा है, तो हमें अपने ड्रग में कुछ इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। तो जो नया बैच वो प्रोड्यूस करे कंपनी, उसमें वो चेंजेस कर ले, नहीं तो कोई ना कोई उसे क्लेम करेगा, कंपनी को सू करेगा। कंपनी को प्रॉब्लम तो होगी, उससे पहले जो उस ड्रग को ले रहा है, कंज्यूम कर रहा है, उसे पहले प्रॉब्लम होगी। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ समझ में ज़रूर आया होगा। एंड ड्यूरिंग दिस वीडियो मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें बताना भूल गया, जैसे कि हमने काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के साथ वीडियो बनाई है जो कि पास्ट में इस रोल पे सेलेक्ट हुए। तो हमने उनके साथ काफ़ी क्वेश्चन किए हैं कि आपने ट्रेनिंग कहाँ से ली, उसके बाद ट्रेनिंग के बाद क्या हुआ, क्या डिफ़िकल्टी फेस हुई, कितना टाइम लगा जॉब लेने में, इंटरव्यू कैसा था, ईजी था, डिफ़िकल्ट है, सारे क्वेश्चन किए। तो अगर आप जाके उन पॉडकास्ट को भी देखते हो तो आपको काफ़ी क्लियरिटी आएगी। ऑन टॉप ऑफ दैट हमने इंटरव्यू के ऊपर भी सीरीज़ बनाई है और इंटरव्यू पैटर्न के ऊपर भी सीरीज़ बनाई है, और ऐसे काफ़ी सारे हमने रोड मैप के भी वीडियो बनाए, ट्रैकर भी बनाए। यानी SaaS के रिलेटेड इस चैनल पे आपको काफ़ी सारे प्लेलिस्ट भी मिल जाएंगे और वीडियोस भी मिल जाएंगे, उन्हें भी जाके एक्सप्लोर कर सकते हो। उसके अलावा अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हो 1-to-1 काउंसलिंग के थ्रू, आपको कुछ डिस्कशन करना है ट्रेनिंग के रिगार्डिंग या कोई भी गाइडेंस के रिगार्डिंग, तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा 1-to-1 काउंसलिंग का, टॉपमेट का। ऑन टॉप ऑफ दैट हमारा टेलीग्राम का ग्रुप भी है, लिंक्डइन का पेज भी और वेबसाइट भी है, उनका भी लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उन्हें जाके फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे ज्वाइन भी कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।